सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। सो कल हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन ख़त्म की थी और आज हम शुरू करने जा रहे हैं वैदिक कल्चर। सो जो वैदिक कल्चर का जो टाइम था, जिसका टाइम पीरियड है, वो 1500 BC टू 600 BC तक है। ठीक है। सो ओरिजिनल होम ऑफ द आर्यंस, the location of the original home of the Aryans still remains a controversial point. Some scholars believe that the Aryans were native to the soil of India, and some other scholars believe that the Aryans were migrated from outside, that is, from Central Asia, Europe, Arctic region. सो इसमें सो इसमें ये बताया गया है कि जो ये आर्यन्स का जो ओरिजिनल मतलब वो कहाँ से आए थे, वो अभी तक भी एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, क्योंकि कुछ स्कॉलर्स ये मानते हैं कि जो आर्यंस थे वो नेटिव थे इंडिया के, बट सम स्कॉलर ये बोलते हैं या मानते हैं कि जो आर्यंस थे वो बाहर से, दैट इज़ फ्रॉम सेंट्रल एशिया। जो मैक्स मुलर ने अपनी एक थ्योरी दी थी कि जो आर्यंस थे वो सेंट्रल एशिया से आए थे, और विजय तिलक ने एक थ्योरी दी थी कि जो आर्यंस थे वो यूरोप या फिर आर्कटिक रीजन से आए होंगे। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द पॉपुलर बिलीफ, the Aryans are supposed to have migrated from Central Asia into the Indian subcontinent in several stages or waves during 2000 BC to 1500 BC। जो एक पॉपुलर बिलीफ, जो मतलब एक माना जाता है, धारणा, जो एक स्कॉलर्स ने एक बिलीफ किया कि जो आर्यंस थे वो ये हो सकता है, ये पॉसिबली हो सकता है कि जो आर्यंस थे वो सेंट्रल एशिया से ही इंडियन सब कॉन्टिनेंट रीजन में, मीन्स जो इंडिया का जो एरिया है या इंडिया पाकिस्तान का जो एरिया है जहाँ पे भी आर्यंस के जो वो रिमेन्स पाए गए हैं या वैदिक कल्चर जो पाया गया है, वहाँ पे वो सेंट्रल एशिया से आए होंगे। और जो ये एक साथ नहीं, मीन्स काफ़ी स्टेजेस में ये आते रहे हैं। जो ये टाइम पीरियड माना जाता है, इसका टाइम पीरियड ये माना जाता है कि ये 2000 BC टू 1500 BC तक ये आते रहे हैं सेंट्रल एशिया से इंडिया सब कॉन्टिनेंट रीजन में। ठीक है। तो एक जैसे नेक्स्ट पॉइंट में ये बताया गया है कि बोगस गाई इंस्क्रिप्शन, जो एक एशिया की जो माने टर्की की एक इंस्क्रिप्शन है, उसका नाम है बोगस गाई, which mentions four Vedic gods, that is Indra, Varuna, Mitra and Nastya's। तो इससे ये पता लगता है proves सेंट्रल एशियन थ्योरी ऑफ द एज देयर होमलैंड। तो ये जिसमें ये बताया गया है कि जो बोगस का इंस्क्रिप्शन है उसमें फोर वैदिक गॉड्स दैट आर इंद्रा, वरुणा, मित्रा एंड नस्तयास, ये प्रूव करता है कि जो सेंट्रल एशियन थ्योरी है, यही इनका यही एक मोस्ट प्रोबेबली एक एक्यूरेट थ्योरी है रिलेटेड टू आर्यंस, कि जो ये आर्यंस थे ये सेंट्रल एशिया से ही आए होंगे। ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट इज द ग्रुप that came to India first settled in the present frontier province and the Punjab, then called Sapta Sindh। सो ये जो आर्यंस का जो फर्स्ट ग्रुप था, वो सबसे पहले ये जो पंजाब और फ्रंटियर जो प्रोविंस है, जैसे ये बलूचिस्तान शायद, इस साइड तरफ का जो एरिया होगा, या पाकिस्तान का जो एरिया है, पाकिस्तान का पंजाब या ऊपर का जो एरिया है, उस एरिया को जो उस टाइम पे सप्त सिंधु कहा जाता था। सप्त सिंधु का मतलब है द रीजन ऑफ सेवन रिवर्स। ओके। दे लिव्ड हियर फॉर मैनी सेंचुरीज, gradually pushed into the interior to the settle sorry gradually pushed into the interior to settle in the valleys of Ganges and the Ymunas। तो धीरे धीरे करते ये इंडिया के जो ये गंगेटिक वैली और यमुना जो वैली है, वहाँ पे ये धीरे धीरे आते रहे वहाँ से। ठीक है। सो नेक्स्ट इज वैदिक लिटरेचर।
जो वैदिक लिटरेचर का जो एक एज मानी जाती है 1500 BC टू 600 BC ये मानी जाती है. It is pre-assumed that the Rig Veda was composed while the Aryans were still in the Punjab. तो ये एक माना जाता है कि जो ऋग वेदा था वो जब आर्यन पंजाब में ही जब सेटल थे तभी ये ऋग वेदा जो कंपोज किया गया था. So Vedic literature comprises of four literary production. First Samhitas or Vedas, second Brahmanas, third Aryankas and fourth Upanishads. तो ये जो वैदिक लिटरेचर है ये फोर लिटरेरी प्रोडक्शंस हैं जिसमें ये चार सोर्सेस हैं. इसमें संहिताज और वेदास ये जो है. सेकंड ब्राह्मणास है. थर्ड आर्यंकस है. और नेक्स्ट उपनिषदास है. मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये क्या क्या होते हैं. ठीक है. Vedic literature had grown up in course of time and was really handed down from generation to generation by word of mouth. Hence these are called Shrutis, means to hear. इन जो वैदिक लिटरेचर जो था ना ये जनरेशन टू जनरेशन जैसे मैंने अपने बच्चों को अपने मेरे बच्चों ने अपने बच्चों को ऐसे ये पास ये बोल बोल के मतलब बाय माउथ उनको बता बता के बचपन से जो वो सुन रहे होंगे उसी को अपने वो आगे नेक्स्ट जनरेशन को पास करते करते वैसे ही ये जो वैदिक लिटरेचर का जो नॉलेज थी वो पास होती थी. ठीक है. तो इसके लिए इन्हें श्रुति भी कहा जाता है. The most important of Vedic literature are Vedas. Vedas are called Apurushyas, that is not created by man but God gifted. तो वेदास को हम मानते हैं कि जो ये इंसान ने नहीं बल्कि ये गॉड मतलब परमात्मा द्वारा ये जो है एक जो वेदास है ये दिए गए हैं गिफ्ट दिए गए हैं. एंड नित्या दैट इज एग्जिस्टिंग इन ऑल एटर्निटी. ठीक है. तो इसका ये मतलब है कि जो अनंत काल से चली आ रही है वो ये वेदास वो मानते हैं. ठीक है. द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ वैदिक लिटरेचर आर वेदास. तो ये हो गया. देयर आर फोर वेदास. ऋग वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा. तो आपको सभी को पता ही होगा कि जो हमारे वेदास है वो चार प्रकार चार जो उसमें श्रेणियाँ हैं. ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा और अथर्ववेदा. ठीक है. द फर्स्ट थ्री वेदास आर jointly called Vedatraya, that is Traya of Vedas. Of the four Vedas, the Rig Veda, collection of lyrics, is the oldest text in the world and therefore is known as the first testament of mankind. The Rig Veda contains 1028 hymns divided into 10 mandals, 6 mandals from second to 7 mandals. Seventh mandals are Gotras, Vanshas, Mandalas. Kul Granth, that means Kul Granth. And the first and 10th mandals are said to have been added later. The 10th mandal contains the famous Purusha Sukta, which explains the four Varnas Brahmanas, Kshatriyas, Vaishyas, and Shudras. The hymns of Rig Vedas are recited by Hotris. इसमें ये बताया गया कि जो ऋग वेदा जो है इसमें 1028 हाइम्स हाइम्स मतलब मंत्र श्लोक वगैरह कुछ दिए होंगे वो हैं. और इसमें जो है इसमें 10 मंडल है मतलब 10 भागों में ये डिवाइड 10 मंडलों में ये डिवाइड किया गया है. इसमें इसमें से दूसरे मंडल से लेकर सातवें मंडल तक जो है इसमें गोत्रास और वंशावली का इसमें बताया गया है कि क्या गोत्रास हैं क्या वंशावली इसमें थी. और जो फर्स्ट और 10th मंडल्स है उसमें ये बताया कि गया है कि जो फर्स्ट और 10th मंडल्स थे ये फर्स्ट और 10th मंडल जो है ये बाद में ऐड किए गए. और जो 10th मंडल है वो पुरुष सुक्ता मतलब जो चार वर्ण है जो आज हिंदू धर्म में हम अभी वो वर्ण वर्ण अभी तक भी चल रहे हैं उसमें जैसे ब्राह्मणास हैं क्षत्रियस हैं वैश्यस हैं शूद्रस हैं ये 10वें मंडल में बताया गया है. और जो ऋग्वेद के जो श्लोकों को पढ़ते हैं उनको होत्रीज पढ़ते हैं. जो होत्री अग्निहोत्री सुनो होगा आपने वो होत्रीज वो पढ़ते हैं ऋग्वेद उसके हाइम्स को. हाइम्स मीन्स श्लोक वगैरह. ठीक है. नेक्स्ट वेदा इज द सामवेदा. The Samveda means the book of chants. Had 1549 hymns, all hymns excluding 75
were taken from Rig Veda. The hymns of the Samveda were cited by Udgatri. This Veda is important for इंडियन म्यूजिक। जैसे इसमें बताया गया है कि बुक्स बुक ऑफ चैंट्स चैंट्स इन मंत्र मंत्र को जैसे हमने देखो कि पंडित जो मंत्र है वो गा गा के पढ़ते हैं। तो इसमें ये आप याद कर सकते हो कि जो सामवेदा जो है वो बुक्स ऑफ चैंट्स है, चैंट्स इन मंत्र को गा गा के गाते हैं। तो इस ये इंडियन म्यूजिक के लिए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ ये वेदा काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल इसमें इंडियन म्यूजिक में प्ले करता होगा। तो इसमें जो है 15,000 उनतालीस 49 हिम्स हैं। और जो इसमें सभी हिम्स एक्सक्लूडिंग 79 हिम्स जो हैं वो ऋग्वेद से लिए गए हैं। ठीक है। यजुर्वेदा यजुर्वेदा जो है ये बुक ऑफ सैक्रिफिशियल प्रेज है। इस रिचुअल वेदा इट्स हिम्स वर recited by Advaryus. It is divided into two parts, Krishna Yajur and Shukla Yajurveda. It contrasts to the first two, which are in verse entirely. This one is in both verse and prose. ठीक है। इसमें सेक्रीफिशियल जो बलि वगैरह देती हैं उस टाइप की जो सेक्रीफिशियल जो रिचुअल हैं वो उसमें यजुर्वेदा में पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वेदा इज इसमें जो है सॉरी जो ये यजुर्वेद है ये टू पार्ट में डिवाइड है, कृष्णा और शुक्ला। कृष्ण यजुर्वेदा एंड शुक्ला यजुर्वेदा। ओके। नेक्स्ट वेदा इज अथर्ववेदा। अथर्ववेदा इसमें जो है इसमें बुक ऑफ मैजिकल फॉर्मूले हैं, जितना भी काला जादू वगैरह जो भी फॉर्मूले जो मैजिकल थिंग्स हैं वो काला जादू हो गया या कोई मंत्र हो गया जो शक्तियाँ होगी शायद उसमें सारा ही शायद अथर्ववेदा इसमें मेंशन किया गया होगा। और ये फोर्थ एंड द लास्ट वन कंटेन्स चार्म्स एंड स्पेल्स टू वॉर ऑफ इविल्स एंड डिसीज। जिससे इविल्स जो भी बुरी शक्तियाँ होती हैं या कोई बुरी बीमारी होती है उसको ये हटाने के लिए ये इस वेदा में कुछ मंत्र वगैरह दिए होंगे, है ना। तो फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इट वाज नॉट इंक्लूडिंग इन द कैटेगरी ऑफ वेदास। तो काफ़ी समय तक ये जो अथर्ववेदा है इसको वेदास की कैटेगरी में इंक्लूड नहीं किया गया। ठीक है। तो नेक्स्ट इज ब्राह्मणास। तो Brahmanas explain the hymns of Vedas. They are written in prose and ritualistic in nature. Brahmas means sacrifice. Various sacrifices and rituals have been elaborately discussed in the Brahmanas. Every Veda has several Brahmanas attached to it. ठीक है। मतलब ब्राह्मण जो है वो एक तरह के जो वेदास के जो मंत्र हैं उसी को एक्सप्लेन किया गया है ब्राह्मणास में। इसमें ब्रह्मा मीन्स सेक्रीफाइस। सो इसमें जो है वेरी सेक्रीफाइस और रिचुअल जो इसको डिस्कस किया गया है ब्राह्मणास में वेदास के। ओके। जैसे ऋग वेद के दो ब्राह्मणास हैं, ऐतरेय एंड कौशिकी संख्या। तो आपको ये याद करना पड़ेगा यार। इस सामवेदा में पंचविशा, शतविंश, छंदोगया, जैमिनाया। यजुर्वेदा में शतपथा, तैतरेय। अथर्ववेदा में गोपथा। तो आपको मैं इसकी ट्रिक बताता हूँ, एक मिनट वेट करना। तो ये जो ऋग्वेदा है पहले इसको पढ़ते हैं, इसका ट्रिक जानते हैं कि क्या है। ठीक है। जो देखो ये लिखना ऐतरेय। तो एतक में इसको रहने दो, इसमें रिया को लो। तो रिया ने सांख्यान, आपने नाम सुना होगा, एक टिकटॉकर था सात्विक सांख्यान, वो काफ़ी फेमस था। तो ऐसे मानो कि जो रिया है उसने सात्विक सांख्यान को देखा। तो उसको इतनी खुशी मिली कि वो रिक रिक आउट पर गिर गई। ठीक है। रेया को सांख्यान को देखकर इतनी खुशी मिली कि वो गिर गई। इससे आप इसको याद रखते हो, रिक ऐतार्य। ऐता इतनी, ऐता को मनसो मानो इतनी। तो रिया को ऐता इतनी खुशी मिली सांख्य को देखकर कि वो गिर गई। ठीक है। अब सामवेदा।
सामवेद को आप कैसे याद करोगे? नेक्स्ट समवेद। समवेद को आप ऐसे याद करोगे कि जैसे इसमें ये बताया गया है। अच्छा, पहले यजुर्वेद बोलते हैं, ठीक है, पहले यजुर्वेद बोलते हैं। यजुर्वेद में देखो ये बताया गया है कि ये तैतरीय है, तैतरीय शतपथ। तो ऐसे मानो कि जो रिया थी उसको कहीं जाना था, पर वहाँ पे शतपथा मीन्स सात पथ, सात रास्ते थे और एक नदी थी। मान लो एक साथ में नदी थी, ठीक है, सात रास्ते थे और नदी भी थी। रास्ते का पता नहीं कि वो कहाँ जाएंगे, पर उनमें से कोई एक रास्ता जो उसकी मंजिल जिसको वहाँ जाना था, और उनमें से सिर्फ एक रास्ता, सात रास्तों में से कोई एक रास्ता ही उसको अपनी मंजिल तक पहुँचा सकता था। लेकिन उसको ये पता था कि जो नदी है वो भी जो नदी है वो भी उसको उसके मंजिल तक पहुंचाएगी। तो रिया को एक यजुर मतलब एक योजना आई, यजुर से योजना, रिया को एक योजना आई कि वो सात पथ को छोड़कर नदी के द्वारा तैतरया मीन्स तैर कर तैर कर वो अपनी मंजिल को जा सके। तो रिया को एक योजना आई कि वो सात शत पथों को छोड़कर तैर कर अपनी मंजिल को पहुंच सके। ठीक है, ये भी हो गया, इजी है ना? ठीक है। अब हम आते हैं सामवेदन। तो सामवेदन से आप ऐसे याद रखो कि साम पंचविशा सातवींश में सातवीं, सातवींश को मानो सातवीं, ठीक है। चंद हो गया, हमको मानो चांद हो गया, चांद हो गया, चांद तारे हो गए। तो जय मिन्या को आप जय मिन्या ही, ठीक है। तो सैम ने पंच विष पिया, सैम ने पंच विष पिया। फिर उसको दिन में वो होता है ना कि तारे दिखते हैं, चांद तारे दिखते हैं, तो उसको 5 फिश पीकर चांद हो गया, चांद तारे उसको दिखने लगे, चांद हो गया। फिर उसको याद आया कि जय मिन्या में एक साध्वी रहती है, जय मिन्या, जय मिन्या में एक साध्वी रहती है जो उसकी हेल्प कर सकती है। तो फिर से रिपीट करते हैं। सैम ने पंच विष पिया, फिर सब कुछ शांत हो गया, चांद तारे दिखने लगे उसको। फिर उसको याद आया कि जय मिन्या में एक साध्वी रहती है जो उसकी हेल्प कर सकती है, ठीक है। अब अथर्ववेदा को आप याद कर सकते हो क्योंकि ये लास्ट ये बचा है गोपथा, अथर्ववेदा गोपथा। ओके, अथर्ववेदा में देखो, यहाँ देखो कि बुक्स ऑफ मैजिकल फॉर्मूले, ठीक है। अब मैजिकल फॉर्मूले तो एक शक्ति चाहिए होगी, तो हमें पता है कि गाँव है, हम जो गाय है उसको हम अपनी माता मानते हैं। तो माता ही हमें तो वो शक्ति प्रोवाइड करेंगी, है ना? तो गोपत्नी गो गौ माता हमें वो मैजिकल फॉर्मूलेस की जो विधि है जो वो हमें बताएंगी, ठीक है। तो आप अथर्ववेदा से आप उसको ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द वर्ड अरण्य, द वर्ड aranya means the forest. The forest texts were called Arankya because they were written mainly in the hermits and the students living in jungles. The Aranka are concluding portion of Brahmanas. मीन्स अरण्य का मतलब होता है फॉरेस्ट, तो अरण्य मीन्स जो टेक्स्ट है, जो फॉरेस्ट टेक्स्ट है उसको अरण्य बोलते हैं, क्योंकि जो ये टेक्स्ट है ना, ये अरण्य का जो ये हर्मिट का मतलब होता है, हर्मिट मतलब एकांतवास। एकांतवास आपको कहाँ मिलेगा? जंगल में। जो भी साधु संत होते हुए जंगल या पहाड़ों में जाते हैं, तो अरंका जो है वो फॉरेस्ट में लिखे गए थे, जो एकांतवास में। जो स्टूडेंट्स जो पहले उस टाइम पे पहले जो स्टूडेंट थे वो जंगल में अपनी पढ़ाई करते थे, ठीक है। तो वहाँ पे जंगल में जो स्टूडेंट्स थे वो अरंका मीन्स फॉरेस्ट टेक्स्ट को वो पढ़ते थे, तो उसको अरंका बोलते हैं, ठीक है। अरंका कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ जो ब्राह्मणास है उसी को पढ़ पढ़ के इन्होंने एक नोट्स टाइप बनाए हुए हैं, ठीक है। जैसे ब्राह्मणस हैं वो वेदास के नोट्स हैं, और जो अरंकस हैं वो ब्राह्मणास के नोट्स हैं, ठीक है। तो उपनिषदास आर philosophical text. They are generally called Vedanta. ठीक है, उपनिषदास आर philosophical text. They are generally called Vedanta as they come to towards the end of Veda. There are 108 Upanishads and Veda Aryanka is the oldest Upanishad. मीन्स ये जो उपनिषद हैं ये फिलोसफिकल टेक्स्ट हैं,
है ना। और इनको वेदांता बोलते हैं। वेदांता मीन्स वेद का अर्थ, मतलब यहाँ पे आके वेदांत जो वेद है वो पूरे मतलब समाप्त हो जाते हैं। इसके आगे कोई इसका वेदास की कोई आगे कोई पार्ट नहीं है, ठीक है। उपनिषद जो है ये इनको वेदांता भी कहते हैं, ठीक है। इसमें जो है हमको पता ही होगा कि हमारे 108 उपनिषदास हैं, ठीक है। और जो बृह बृहदारण्यका जो है वो ओल्डेस्ट उपनिषदास है। तो आपको इसको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बृहदा मीन्स ओल्ड, और जो बृहदारण्यका है वो ओल्डेस्ट उपनिषदास है, ठीक है। तो फिर ठीक है, फिर आज के लिए हम इतना ही कवर करेंगे। आप इसी को अच्छे से रिवाइज करना, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम कल स्टार्ट करेंगे लिटरेचर से, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।